हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कक्षा 8 हमारा इतिहास और नागरिक शास्त्र के अंतर्गत देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति, देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति नामक अध्याय पर चर्चा करें। बेटा, जैसा आप जानते हैं, कल हमने आपको बताया था कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना के ऊपर होती है और सेना 3 भागों में बटी हुई है, जल, थल और वायु। सेना के साथ साथ कुछ और संगठन भी हैं जो देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने बेटा आपको कल बताया था कि BSF, स्थायी सीमाओं पर जो स्थलीय सीमा है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी BSF पर होती है। ठीक, ऐसे ही तटरक्षक बल है जो हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा करता है। ठीक, मैंने आपको बेटा कल बताया था कि टेरिटोरियल आर्मी, प्रादेशिक सेना, ये स्थायी सेना का अंग नहीं होती, लेकिन समय पड़ने पर ठीक सैनिकों के रूप में कार्य किया जा सकता। कोई भी भारतीय नागरिक अपनी स्वेच्छा से ठीक सैनिक प्रशिक्षण ले सकता है और यदि आवश्यकता है तो सेना के रूप में कार्य कर सकता है। आज हम नागरिकों के कर्तव्य की ओर चल रहे हैं। हमारे सैनिक युद्ध के समय तथा अन्य अवसरों पर देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। आए दिन समाचार पत्रों में बेटा आपने दूरदर्शन पर, रेडियो में ऐसी घटनाएं सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान की गोलाबारी में ठीक हमारे बहुत सारे सैनिक अपना सर्वोच्च बलिदान कर चुके हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं, ऐसे समाचार सुर्खियों में रहते हैं। अपना जीवन दान करना सबसे बड़ा बलिदान है और भारतीय सैनिक हर समय अपने देश की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान के लिए तत्पर रहते हैं। कितने ही सैनिकों ने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उनकी वीरता और त्याग की गाथाएं आज भी सराही जाती है। आज भी लोग बड़े सम्मान के साथ उनकी जो त्याग भावना, जो उनका बलिदान है, उनको याद करते हैं। अतः हम सभी लोगों को सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। हर धर्म, हर जाति के लोगों को सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। आज हम इतने शांतिपूर्ण स्थिति में हैं, आराम से अपने घर पे हैं, तो उन सब के पीछे हमारे वीर सैनिक हैं तथा उनके परिवारजनों के कल्याण के लिए हर प्रकार के उपाय करने चाहिए। युद्ध हमेशा नहीं होता, सदैव युद्ध नहीं होता, किंतु उसका खतरा हमेशा बना रहता है। ये आप लोगों को याद रखना है कि युद्ध हमेशा नहीं होता, लेकिन उसका खतरा हमेशा बना रहता है। ये नहीं मालूम कब क्या हो जाए, युद्ध हो जाए। तो इसलिए अपने देश की सुरक्षा पूरी रूप से, पूरी चौकसी के साथ हमारे वीर सैनिक करते हैं। देश की रक्षा में विघ्न डालने वाले तत्वों पर कड़ी निगाह रखने में नागरिकों का सहयोग भी आवश्यक है। ऐसे लोग, ऐसे असामाजिक तत्व जो देश की शांति के लिए खतरा है, उन पर नजर रखना, ठीक, उनको नजरअंदाज न करना, ये प्रत्येक नागरिक का क्या है, कर्तव्य है। सैनिकों के सम्मान में प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र झंडा दिवस मनाया जाता है। आप लोगों को याद रखना है, ठीक, हर वर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, सभी लोग याद रखेंगे। अब आगे हम चले भारत की विदेश नीति। किसी भी देश की
विदेश नीति का उद्देश्य अपने देश के हितों की रक्षा करना है। कोई भी देश ठीक अपने हितों की रक्षा करता है और उसके लिए उसकी विदेश नीति बहुत 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 ही महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले वे अपने पड़ोसी देशों की ओर देखता है और उसके साथ मित्रता व सहयोग की भावना रखता है। ठीक, अपनी मजबूत विदेशी नीति लागू करने के लिए हर राष्ट्र अपने पड़ोसी देशों के साथ शांति और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखता है। इसी के आधार पर उसकी विदेश नीति निर्धारित होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत स्वतंत्र हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध बेटा 1945 में समाप्त हुआ और भारत 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और भारत 1947 में आज़ाद हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को क्या मिली थी? अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। उस समय विश्व दो गुटों में बंट चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो गुटों में बढ़ चुका था। एक था साम्यवादी गुट जिसका नेतृत्व कर रहा था रूस, दूसरा था पूंजीवादी गुट जिसका नेतृत्व कर रहा था अमेरिका। और ये दोनों गुट अभी अभी स्वतंत्र, अभी अभी आजाद हुए राष्ट्रों को अपने अपने गुटों में शामिल करने के लिए प्रयासरत थे। ये प्रयास कर रहे थे कि जो राष्ट्र अभी कुछ समय पहले आजाद हुए हैं, उपनिवेशी बेड़ियों को काट के आजाद हुए हैं, वो या तो साम्यवादी गुट में या पूंजीवादी गुट में शामिल हो जाए। उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। ठीक, उन्होंने ये नया सिद्धांत पारित किया कि हम सभी के साथ सहयोग और मित्रता की भावना रखेंगे, परंतु किसी भी गुट के साथ शामिल नहीं होंगे। और ये नीति गुट निरपेक्षता की नीति के नाम से जानी जाती है। विदेश की ऐसी परिस्थितियां देखकर हमारी सरकार ने अनुभव किया कि बिना किसी गुट में शामिल हुए सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया जाए, सभी राष्ट्रों के साथ संबंध मजबूत किए जाएं और किसी एक राष्ट्र के साथ कोई सैनिक गुटबंदी ना की जाए। इसलिए भारत ने शांतिपूर्ण एवं स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई का निश्चय किया। शांतिपूर्ण और स्वतंत्रता की यह विदेश नीति ही गुट निरपेक्षता की नीति के नाम से जानी जाती है। तो किसी भी गुट में शामिल न होकर सभी देशों के साथ क्या किया जाए? मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए जाए और यही नीति क्या कहलाती है? गुट निरपेक्षता की नीति कहलाती है। गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि भारत न किसी गुट में शामिल होगा और न किसी देश के साथ सैनिक संधियां करेगा। यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से अपना निर्णय लेकर कार्य करेगा। ये कहलाती है आपकी गुट निरपेक्षता की नीति। किसी भी देश के साथ कोई सैनिक गुटबंदी भारत नहीं करेगा। ऐसे आता पंचशील। पंचशील के सिद्धांत। पंचशील सिद्धांत के जो जन्मदाता थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध के स्थान पर शांति को महत्व देते हुए वह सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता एवं समानता के सार्थक के लिए किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करने के विरुद्ध थे। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि विश्व शांति से रहे और कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करे। उन्होंने इन्हीं विचारों से 1954 ईस्वी में 5 सिद्धांत बनाए जिन्हें पंचशील के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। 1954 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 5 सिद्धांत बनाए और उन सिद्धांतों को ही पंचशील के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है।
ये हमारी विदेश नीति के आधार है और ये सिद्धांत निम्नलिखित हैं। अब ये 5 सिद्धांत कौन से हैं जिन्हें हम पंचशील के नाम से जानते हैं, बेटा समझ लेंगे। पहला है, एक देश की एक दूसरे की राज्य की सीमा एवं उसकी संप्रभु सत्ता का सम्मान किया जाए। एक दूसरे राज्य की सीमा और उसकी संप्रभु सत्ता का क्या किया जाए, सम्मान किया जाए। दूसरा, एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण न किया जाए। एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण न किया जाए। तीसरा, समानता और पारस्परिक लाभ को ध्यान में रखा जाए। चौथा सिद्धांत, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का पालन किया जाए और किसी दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न किया जाए। ये 5